नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास जो अभी मैं आया हूँ दोस्तों, ये आपको मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके लिए है आरआरबी के लिए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं आपके सामने आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और घंटा बजाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। चलिए, पहला नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है आकृति, तीसरा है चाल और चौथा है भार। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक जो इसकी जो चाल है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ये जो चाल है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। उसके ना ही तो उसके द्रव्यमान में कोई असर पड़ता है, ना ही आकृति पे और ना ही उसके भार पे, यानी कि उसके चाल में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो दोस्तों जो रोबोट का उपयोग करने वाला जो भारत का जो पहला शहर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदौर है। ठीक है, इंदौर में ही दोस्तों पहली बार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग किया गया था भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसका जो किरदार है वो रणवीर सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह ने निभाया था। इसमें शाहिद कपूर भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, यानी कि ऑड वन आउट करना, यानी कि। ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी है थॉमस ए एडिसन, तीसरा है सी है विराट कोहली और चौथा है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। दोस्तों इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस ए एडिसन और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ये तीनों के तीनों क्या हैं, तो तीनों के तीनों एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो विराट कोहली हैं ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक समान समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। ठीक है, पहला है साधारण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है कोणीय बल और चौथा है अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभिकेंद्रीय बल। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो जो घूर्णन करने हुई वस्तु जो है उस पर जो केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा है ऊटी, तीसरा कोडाई कनाल और चौथा है देहरादून। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोडाई कनाल।
ठीक है। आपको बता दूं कि कोडाई कनाल जो है वो हमारे भारत के तमिलनाडु के राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसे जो है मतलब पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि प्रिंसेस ऑफ हिल, अगर इंग्लिश में बोले, अंग्रेजी में अगर बात करें इसके लिए, तो इसे प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोडाई कनाल को। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड? मतलब इनमें से कौन से जानवर का जो खून है वो गर्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो है, पहला है फिश, बी ऑप्शन है क्रोकोडाइल, सी है टोड और डी ऑप्शन है पिजन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पिजन यानी कि कबूतर जो होता है, इसका जो खून होता है वो आपको गर्म होता है, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आपको आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है पतंगा, बी ऑप्शन है हाथी, सी है शार्क और डी है पारपोइसिस। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पारपोइसिस। पारपोइसिस जो जानवर है वो आपको पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अब ये पाराध्वनि होता क्या है दोस्तों? यानी पाराध्वनि जो होता है, जो पाराध्वनि ध्वनियाँ होती हैं वो आपको 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग पाराध्वनि कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये पारापोइसिस जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है उसको ये लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की जो तरंगे होती है, जो ध्वनि होती है, उसे अवक्षय ध्वनि कहते हैं, अवक्षय तरंगे कहते हैं, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसे श्रय तरंगे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो हमारा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, यानी उसका पीएच मान 7 से कम होता है, वो कौन सा लवण का उदाहरण है? चलिए तो पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जो होता है वो आपका पीएच स्केल 7 से कम होता है, ठीक है। पीएच मान जो होता है इसका 7 से कम होता है, ठीक है। और पीएच का जो मान होता है जनरली हम लोग कितने से कितने के बीच में नापते हैं? तो ये आपको 0 से लेके 14 के बीच में ये मापा जाता है, ठीक है। 0 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या कह रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर, ठीक है। मतलब कौन से केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया को लॉन्च किया, स्कीम को लॉन्च किया था पावर लूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, मतलब उसे आगे बढ़ाने के लिए? पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन है मेनका गांधी, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और चौथा ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मृति ईरानी, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे?
पहला ऑप्शन है आपको आर्य समाज, बी ऑप्शन है चिन्मय मिशन, सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज और डी ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जो थे वो आपको आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों, वो उन्होंने की थी 1875 ईस्वी में, यानी 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। मतलब वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 8, सी है 7 और डी ऑप्शन है 5। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल वॉशिंग सोडा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी पौधों में जो लचीलापन होता है वो कौन से उत्तक के का वजह से पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, दूसरा है कॉलिन चाइमा, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरन चाइमा और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉलिन चाइमा की वजह से ही पौधों में जो है वो लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें रासायनिक प्रतीक जो है मतलब वो लैटिन से कौन सा लिया गया है, मतलब कौन से तत्व का लैटिन से लिया गया रासायनिक प्रतीक। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा आयरन का, वो हमारा हो जाएगा सही जवाब, यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या है, यानी Fe। Fe जो होता है वो हमारा आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसे जो है वो लैटिन से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द। चलिए पहला ऑप्शन है सर्विक्स, दूसरा यूट्रस, तीसरा ऑप्शन है ओवरी और चौथा है वैगिना। यानी जो फर्टिलाइज जो एग होता है यानी जाइगोट जिसे कहते हैं वो कहाँ पे इम्प्लांटेड होता है, किस जगह पर। तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूट्रस में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं यानी जो जाइगोट होते हैं वो इम्प्लांटेड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ठीक है, तो पहला है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है श्वसन और चौथा है मल त्याग। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ही, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो हवा में मुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है,
पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा सिल्वर और चौथा है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम जो होती है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए वाष्प के साथ कौन अभिक्रिया करती है, तो वो एल्युमिनियम करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, पहला ऑप्शन है 432, दूसरा है 012, तीसरा है 123 और चौथा है 210। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 123। जो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की वो होती है 123, जनरली यही होती है, साधारणतः जो होती है यही होती है वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। ठीक है, 123। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए हैं, तो तीसरे नियम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा ऑप्शन है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। और चौथा ऑप्शन है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना जो है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है यूके, दूसरा है यूएसए, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी है कनाडा। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष जो है अकादमी अवार्ड का आयोजन किया जाता है वो आपको यूएसए में किया जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। अगला नंबर जो सवाल है वो है, सप्तवर्षीय जो युद्ध है वो किन देशों के बीच लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और जर्मनी, दूसरा है जर्मनी और फ्रांस, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और इटली और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और दोस्तों ये कब से कब के बीच में लड़ा गया था, तो ये आपको 1756 से लेकर, ठीक है, 1763 के बीच में लड़ा गया था। कब से कब के बीच में लड़ा गया था, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपको 6 इंटू 10⁻⁻24 kg, दूसरा ऑप्शन है आपको 6 इंटू 10⁻24 kg, सी ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻⁻23 kg और डी ऑप्शन है आपको हमारा 6 इंटू 10⁻23 kg। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 6 इंटू 10⁻24 kg दोस्तों। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है दोस्तों, तो 6 इंटू 10⁻24 kg। और दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं कि पृथ्वी जो है अपने जो अक्षांश पर जो झुकी हुई है, अपने अक्ष पे, वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो वो आपको 23.5 डिग्री पे के अक्षांश पर वो झुकी हुई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कह रहा है कि सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लंबी किसकी है। ठीक है, यानी कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किस देश की है पूरे वर्ल्ड में। तो पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी है आपको कनाडा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी कि कनाडा। ठीक है, जो कनाडा है इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज द साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। मतलब इनमें से किस में ध्वनि जो है सबसे तेज ट्रैवल करती है, मतलब सबसे तेजी से गुजरती है। पहला है वैक्यूम, दूसरा है गैसेस, सी है सॉलिड्स और डी है लिक्विड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉलिड। दोस्तों सॉलिड में ही, मतलब कि ध्वनि की जो है वो सबसे ज़्यादा तेज गति है वो ठोस पदार्थों में ही, मतलब सबसे ज़्यादा तेज मतलब ट्रैवल करती है। ठीक है, और सबसे जो धीमी गति होती है वो आपको गैसेस में होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पहला है पद्म पुरस्कार, दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा कृषि पुरस्कार और चौथा है श्रम पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको श्रम पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि वह जो पुरस्कार है जो श्रमिकों को दिया जाता है, श्रमिकों को तो श्रम पुरस्कार ही दिया जाएगा ना, तो श्रम पुरस्कार जो है वो अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम करते, जो अच्छा श्रम करते हैं, उनके विशिष्ट प्रदर्शन और नवाचार क्षमता या उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में जो असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के साथ उत्कृष्ट योगदान करते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, तो उन्हें श्रम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद को उच्च सदन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय संसद में जो उच्च सदन है वो राज्यसभा होती है। ठीक है, चलिए राज्यसभा जो होती है वो एक स्थायी सदन होती है, इसी वजह से इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। यानी कि एक
आदमी का नाम दिया हुआ है, वो ये नाम है आपको सत्यव्रत कादियान। ये किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपको फुटबॉल से, दूसरा हॉकी से, सी है कुश्ती से और चौथा है कबड्डी से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी कि कुश्ती से ये संबंधित है। सत्यव्रत कादियान जो है वो आपको कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म? मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में रहता है? पहला ऑप्शन है मेटल्स, दूसरा है इनर्ट एलिमेंट्स, तीसरा है सी ऑप्शन है मेटेलॉइड्स और चौथा है नॉन मेटल्स। तो दोस्तों मेटल्स जो होते हैं हम जानते हैं कि वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होते हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं और गैस फॉर्म में भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी क्षैतिज पावर लाइन में के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो पहला है दक्षिणावर्त, दूसरा है वामावर्त, सी ऑप्शन है धारा के प्रवाह के समानांतर और डी ऑप्शन है धारा के प्रवाह के लंबवत। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वामावर्त। यानी कि किसी भी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दिशा होगी आपको वामावर्त होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखती है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए यह हमारा इतना ही रहा। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इससे आगे का सवाल बताएंगे। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो या कुछ ख़राब लगा हो तो प्लीज़ उसे आप कमेंट कर दें। चलिए बात बाकी, धन्यवाद, शुभ रात्रि।